हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में, अब लास्ट क्लास तो बोलेंगे पिछले साल में, क्योंकि आज फर्स्ट डे है आपका नए साल का। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ के आए हैं? हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्यमान की आपेक्षिकता, यानी कि द्रव्यमान जो है वो भी वेग के साथ परिवर्तित होता है। उसके लिए अपन ने टॉपिक शुरू कर दिया था और हम लोग लेकर चल रहे थे दो निर्देश तंत्र, एक एस लेकर चल रहे थे और एक एस डैश लेकर चल रहे थे। इसमें दो कण हम लोगों ने लिए थे, इसका द्रव्यमान क्या था m1, इसका द्रव्यमान क्या था m2। ये u1 वेग से जा रहा था, ये u2 वेग से जा रहा था। टक्कर के बाद दोनों मिले, दोनों का द्रव्यमान m1 प्लस m2 और दोनों मिला के v वेग से जाने लगे। एस डैश में एक का द्रव्यमान m था, दूसरे का भी m था। ये u वेलोसिटी से वेग से यहाँ जा रहा था, ये माइनस u से यहाँ जा रहा था। टक्कर के बाद दोनों का वेग रुक गया, मेरे को लगता है डैश डैश था, m डैश ये डैश। टक्कर के बाद दोनों रुक गए थे, 2m डैश द्रव्यमान जो है वो रुक गया, तो उसका वेग कितना हो गया था? 0 हो गया था। यहाँ तक अपन ने, जब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया था, संवेग संरक्षण का नियम लगाया था, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई थी 2m डैश v डैश बराबर 0, यानी v डैश बराबर 0, यानी कि जो नया द्रव्यमान है 2m डैश उसका वेग 0 हो जाता है, यानी वो स्थिर हो जाता है। यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे आगे, उसके जस्ट आगे आपको पैराग्राफ बदल के लिखना है। अभी हमारा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही हुआ था। लिखेंगे, चूंकि एस निर्देश तंत्र, चूंकि एस निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष माइनस v वेग से गति कर रहा है, इसका मतलब ये वही चीज है जैसे ट्रेन में चले तो पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं। हमें पता है कि निर्देश तंत्र एस डैश v वेग से करता है, पर उसे क्या लगेगा कि एस पीछे माइनस v से कर रहा है, माइनस v वेग से गति कर रहा है। अतः टक्कर करने वाले इन पिंडों के वेग, अतः टक्कर करने वाले इन पिंडों के वेग समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन लोग सिर्फ लॉरेंज रूपांतरण से चले तो माइनस का साइन आता था, हमें पता था। जब इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम या प्रतिलोमी लॉरेंज रूपांतरण पढ़ते थे तो वहां पे प्लस का साइन आता था, वेग बदल जाता था, इसीलिए। तो आगे लिखेंगे, माना एस निर्देश तंत्र में, या अपन बार बार निर्देश तंत्र नहीं लिखेंगे, सिर्फ एस लिख दूंगी तो समझ जाना। माना एस में टक्कर से पूर्व, माना एस में टक्कर से पूर्व, टक्कर से पहले एस में बात कर रहे हैं, u1 और u2 थे, डायग्राम में देख लेना। एस में टक्कर से पूर्व इन पिंडों के वेग u1 व u2 हैं, u1 व u2 हैं। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से कौन सी वाली? प्रतिलोमी, क्योंकि हम लोग यहां पर एस निर्देश तंत्र को देख रहे हैं एस डैश के सापेक्ष, यानी ट्रेन में बैठ के देख रहे हैं पेड़ को। तो प्रतिलोमी लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से
क्या होगा? प्रतिलोमी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण अब आपको याद हो तो मैं लिख देती हूँ साइड में, अगर आपको करनी हो तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ux डैश का मान, ux का मान था प्रतिलोमी में ux प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यही था ना। हम यहाँ पर निकालेंगे u1 और u2 के मान, हम आप ये तो समझाने के लिए था। u1 का मान निकालेंगे यहाँ पे ux डैश u1 का मान s डैश में पहले पिंड का द्रव्यमान क्या था? u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन मुझे याद नहीं है, पहले दूसरी डाली थी नहीं, अब मैं यहाँ से फर्स्ट डाल देती हूँ। ऐसे ही अगर मुझे u2 निकालना है तो दूसरा कण यहाँ से माइनस यू डैश वेग से आ रहा था, तो माइनस यू डैश प्लस वी तो आएगा ही, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। समीकरण 2, इन दोनों कणों का वेग आ गया किसमें? एस निर्देश तंत्र में। नोट करो। फिर इसके बाद इसमें भी हम लोग संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। नोट करो इसको। ये समीकरणें बहुत काम आएंगी अभी अपने, क्योंकि अभी अपन संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे तब। पॉज करके नोट कर लेना एक बार। अब लिखेंगे माना निर्देश तंत्र S में, माना निर्देश तंत्र S में u1 वेग से गतिशील पिंड का द्रव्यमान u1 वेग से गतिशील पिंड का द्रव्यमान m1 तथा u2 वेग से गतिशील पिंड का द्रव्यमान m2 है। ये तो हमें पता है, डायग्राम में बनाया था। टक्कर के बाद दोनों जुड़ जाएंगे। टक्कर के बाद बना पिंड कौन सा? m1 प्लस m2 लिखेंगे नीचे इसको। टक्कर के बाद बना पिंड v वेग से गति करता है, या फिर टक्कर से बाद बना पिंड v वेग से गति करता है तथा संलयित पिंड, संलयित मतलब दोनों के जुड़ने से जो बना, तथा संलयित पिंड का द्रव्यमान m1 प्लस m2 है। सॉरी। तो
एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम से, तो एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम, टक्कर से पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। टक्कर से पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। टक्कर के पहले संवेग पहले कण का m1 u1, दूसरे कण का m2 u2। टक्कर के बाद कण बन गया m1 प्लस m2 और यहाँ पे क्या आ गया v। यहाँ से m1 वाले एक तरफ रखो, u1 माइनस v, यहाँ से m2 लिया तो v माइनस u2, ट्रांसफर पक्षांतरण कर दिया। यहाँ से m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आई? v माइनस u2 अपॉन u1 माइनस v, इक्वेशन 3। अब हमें ये मान रखने हैं इनके, नोट करो, v माइनस u2 अपॉन u1 माइनस v। नोट करो इसको। पॉज करके एक बार नोट कर लो। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, रोमन वाला है ना समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, मान रखें इनके तो क्या होगा देखो, m1 अपॉन m2 बराबर v माइनस u2 की वैल्यू समीकरण 2 से रखेंगे। u2 की वैल्यू थी माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर अपॉन u डैश प्लस v अपॉन में 1 प्लस v u डैश अपॉन c स्क्वायर माइनस v। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमको, अभी आएगा नहीं पर इससे भी देखना, अभी तो है आगे काम। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, करें। एलसीएम लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा v माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस u डैश माइनस v, और एलसीएम क्या है इसका 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, इसका एलसीएम लेंगे वो ऊपर जाएगा, तो एलसीएम लो 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे u डैश प्लस v माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। कैंसिल क्या क्या होगा, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल। इसके बाद m1 अपॉन
m2 बराबर क्या आएगा, यहाँ से ऊपर से कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से u डैश, तो क्या आएगा यहाँ पे u डैश, वहां से क्या बचा 1, यहाँ से माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और अपॉन में तो ये तो चल ही रहा है जैसा कि जैसा रहेगा, ये क्या है 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा u डैश कॉमन आएगा, u डैश कॉमन आया तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये पूरा इससे कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है m1 अपॉन m2 की वैल्यू बची है 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। अभी आया नहीं है कुछ भी, सॉरी बॉक्स में बंद मत करना, इसको आप दे दो इक्वेशन 4 समीकरण 4। हमें अब 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का मान चाहिए, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का मान चाहिए, ये मिलेगा तो हमें m1 अपॉन m2 का मान मिलेगा। नोट करो यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यूज। अब पता है क्या होगा, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें यहां से स्टार लगा लेना चाहिए आपकी, ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, हमें 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोचोगे एकदम से उस स्टेप से यहाँ पे कैसे आ गए, तो इसीलिए आ गए क्योंकि हमें पता है, हमें नहीं पता, पर जिन्होंने भी ये डेरिवेशन किया है उनको पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मिलने वाली है, इसीलिए तो स्टार लगा के कर देना कि हम अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर यू वन स्क्वायर, यू वन की वैल्यू रखो, यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, इस पर पूरे पर होल स्क्वायर, ओपन करते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर को तो ये तो यहाँ पे इसके साथ में रख लेते हैं, यू डैश प्लस वी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसका होल स्क्वायर क्या करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, मतलब इसको तो होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, एलसीएम यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके जाओ, ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चल क्या रहा है लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, 1 प्लस वी स्क्वायर यू डैश स्क्वायर ओवर c की पावर 4 प्लस 2 यू डैश v ओवर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाना a प्लस बी के होल स्क्वायर को, यू डैश स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 2 यू डैश v ओवर
सी स्क्वायर, ये तो ऊपर वाले टर्म्स को खोला तो, और अपॉन में एलसीएम में क्या चल रहा है, इससे ये कैंसिल। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो यहां से इसको और इसको तो साथ रख दो, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, -1 कॉमन लिया तो यहां तो बचा 1 और यहां पे बचा, नहीं यहां से कॉमन लिया वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो यहां तो बचा 1, यहां पे बचा माइनस यू डैश स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ रहा है, सेम चल रहा है, 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी इतना हुआ है, अभी अपन इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से भी कॉमन लेंगे, अभी यहां तक नोट करो पहले। इधर से रफ कर देती हूँ, यहां से क्या बचेगा, देखो सॉल्व क्या कर रहे हैं, ये इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, क्या 1 माइनस यू डैश स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये कॉमन लिया, यहां इस वाले टर्म में तो कुछ बचा नहीं, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, अपॉन सेम चल रहा है, इक्वेशन हो गई 5th। सिमिलरली अगर हमें 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर निकालना हुआ तो देखो ये सेम आएगा, आप चाहे भले करके देख लेना, और मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ कि सेम इसी के जैसा आएगा, बस u2 वाले में यहाँ पे माइनस आता था, बस वो आ जाएगा, बाकी सब सेम। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा है, तो पूरा करो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सेम इसी की जैसी आएगी ऊपर से, तो यहां बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इक्वेशन 6 नोट करो यहां तक। अब क्या करेंगे, समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 6 में समीकरण 5 का भाग देने पर करो, इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग, इसके अपॉन में ये आएगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये नीचे रह जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा,
ये आ जाएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो यहां से स्क्वायर हट के अंडर रूट आ जाएगा, तो इसको मैं इधर ले लूं, इसको इधर ले लूं, तो यहां पे अंडर रूट आ जाएगा। इक्वेशन 7 नोट करो यहां तक, इक्वेशन 7 तक। यहां से मिटाते हैं इसको। अब समीकरण 4 को देखना समीकरण 7 से तुलना करके। समीकरण 4 में था m1 बटे m2 बराबर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 7 से मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 7 से मान समीकरण 4 में रखने पर m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें वज्र गुणा, तो m1 के साथ तो u1 वाला पार्ट आ जाएगा और m2 के साथ u2 वाला पार्ट आ जाएगा। समीकरण 8th नोट करो यहां तक। वहां से बिठा देती हूँ। अब देखना, ये दोनों चीजें बराबर तब होंगी जब ये दोनों ही किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि देखो u1 अलग है, u2 अलग है। इनके मान, जब कोई चीज दूसरी के बराबर तब होगी जब दोनों का मान किसी एक के बराबर होगा। अगर मानो इसका मान 8 है तो इसका मान भी 8 होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगी। तो इन दोनों का मान किसके बराबर होगा, किसी एक नियतांक के बराबर होगा। अब वो नियतांक कौन सा होगा, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका मान नियतांक के बराबर हो, क्योंकि ये भी u के साथ बदल रही है, ये भी u के साथ बदल रही है, सिर्फ नियतांक ही इनको बराबर कर सकता है। तो अगर मान लो मैं ये जो वाली राशि है इसमें वेग यानी u1 का मान 0 रख दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 अंडर रूट 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी 1, तो यहाँ पे m1 बचा। m1 क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान। तो अगर अपन लोग इसमें नियतांक चाहते हैं कि ये नियतांक के बराबर रहे, तो हमें इसमें जो बदलती हुई चीज है, क्या बदल रहा है, वेग, उसको 0 कर देना है। जैसे ही हम वेग को 0 करते हैं, चाहे इसमें आप 0 करो चाहे इसमें आप 0 करो, मिलेगा हमें क्या, द्रव्यमान ही। और वो द्रव्यमान कहलाएगा विराम द्रव्यमान, जिसमें वेग का मान 0 हो। जब वेग का मान 0 हो यानी मैं रुकी हुई हूं, अब मेरा नापा जाए माप, मतलब सॉरी वेट, अगर मेरा मास, मेरा द्रव्यमान अब देखा जाए जब मैं चल नहीं रही हूं, तो वो मेरा असली द्रव्यमान यानी विराम द्रव्यमान कहलाएगा। वो ही कैसी राशि होती है, एक नियतांक होता है जो बदलता नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी चलती हुई चीज पर बैठ जाऊं या खुद चलने लग जाऊं तो मेरे मास में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसमें समीकरण 8, यहां इसके बाद लिखना है समीकरण 8 तभी संभव होगी, इससे आगे यहां लिख लेना, समीकरण 8 तभी संभव होगी
जब दोनों पक्षों का मान किसी नियतांक के बराबर हो, जब दोनों पक्षों का मान किसी नियतांक के बराबर हो। अब वो नियतांक मैंने बताया क्या, विराम द्रव्यमान होगा। तो लिखेंगे u बराबर 0 होने पर यह नियतांक, u बराबर 0 का मतलब यह है कि कोई भी वेग, चाहे वो u1 हो चाहे वो u2 हो, या फिर मैं लिख देती हूँ ना, वेग ब्रैकेट में u का मान 0 होने पर क्या आया था, द्रव्यमान आया था। 0 होने पर इस नियतांक की विमा द्रव्यमान के समतुल्य होती है। जो नियतांक आया, इस नियतांक की विमा द्रव्यमान के तुल्य होती है, और u बराबर 0 है, वेग 0 है, रुकी हुई चीज है, तो इसीलिए इस नियतांक को पिंड का विराम द्रव्यमान कहते हैं। इसीलिए इस नियतांक को लिखेंगे हम m नॉड से। 0 जब इस पे द्रव्यमान, जब 0 जो है इस पर वेग हो, यानी कि रुका हुआ हो, इसीलिए इस नियतांक m नोड को पिंड का विराम द्रव्यमान कहते हैं। पिंड का विराम द्रव्यमान कहते हैं। लिख लो इसको, फिर आगे लिखवाते हैं। इसीलिए इस नियतांक m नॉड को पिंड का विराम द्रव्यमान कहते हैं। तो समीकरण 8 से क्या होगा, m1 बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, m नॉड के, जिसे विराम द्रव्यमान बोलते हैं। पहले इसको इसके तुल्य रखेंगे, मतलब दोनों का मान, इसका मान भी m नोड के बराबर, इसका भी m नोड के बराबर। पहले उससे लेते हैं, तो m1 का मान m नोड जो कि उसका विराम द्रव्यमान है, अगर वेग बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, तथा अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो m2 का मान क्या आएगा, u2 के सापेक्ष बढ़ेगा। m नोड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। और अगर मैं व्यापक रूप की बात करूं, अगर m1 द्रव्यमान था तो u1 के साथ बदल रहा था, m2 था तो u2 के साथ बदल रहा था, तो अगर m हुआ तो u के साथ बदलेगा। m उसका विराम द्रव्यमान m नोड है, जैसे जैसे u का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उस द्रव्यमान का मान बढ़ेगा। यही मैंने बताया था कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान का मान बढ़ेगा। यही तो है द्रव्यमान की आपेक्षिकता। समीकरण दे देना इसको नवी, लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ u वेग से गतिशील पिंड का प्रभावी द्रव्यमान, ये m है, ये तो है विराम द्रव्यमान, ये प्रभावी द्रव्यमान कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह u वेग से गतिशील, यह u वेग से गतिशील पिंड का
प्रभावी द्रव्यमान है। यह u वेग से गतिशील पिंड का प्रभावी द्रव्यमान है। नोट करो इसको। तो यहाँ पे अपना अभी आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से द्रव्यमान में क्या चेंज आया, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, उसका फॉर्मूला आ गया। अगली क्लास में हम लोग इसका छोटा सा ग्राफ बनेगा वो पढ़ेंगे और आगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो आइंस्टीन ने दिया था उन सब के बारे में देखेंगे कि आपेक्षिकता सिद्धांत उनको कैसे सेटिस्फाई करता है।